साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और देखिए, जो हमारे साथी सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सोहन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाएं। अगर आप अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए, लगातार पढ़िए और निरंतर जो है अभ्यास करते रहिए। प्लेलिस्ट में भी देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस सेटें मौजूद हैं, आप वहां से जाकर जो है सभी प्रैक्टिस सेट को क्रम से देख सकते हैं। और देखिए, प्रश्नों की सीरीज देखिए बहुत बड़ी नहीं रखते हैं, 15 ही क्वेश्चंस को लिया जाता है, जिससे कि देखिए ये प्रश्नों की सीरीज को छोटा रखने का तात्पर्य यह है कि ये बड़ी ही आसानी से आपके स्कीमा में जो है स्टोर हो सकता है। अगर प्रश्नों की सीरीज अगर 40 से 50 की अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये आपकी स्मृति में नहीं रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपकी स्मृति में रहेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी स्मृति से बाहर होंगे, अर्थात उसे आप भूल जाएंगे। इसलिए प्रश्नों की सीरीज जो है छोटा रखा जाता है, जिससे कि आपकी स्मृति में ये आसानी से बने रह सकें। आइए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया है? टॉलमैन ने, कुर्ट लेविन ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या फिर स्किनर महोदय ने? आप सभी उत्तर करेंगे अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया है। देखिए, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। टॉलमैन ने, जिन्होंने चिन्ह का सिद्धांत दिया है, उन्होंने कहा हमारी दुनिया जो है संकेतों पर टिकी है। जैसे एक अंगूठा छाप व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जाता है और वह जो है सही शौचालय का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्त्री पुरुष का जो चिन्ह देखकर वह सही शौचालय में जाता है, ना कि वहाँ पर लिखे हुए स्त्री पुरुष स्त्रियों के लिए जो लिखा रहता है या पुरुषों के लिए जो लिखा रहता है वह पढ़कर वह नहीं जाता। वह जो है उसका चिन्ह देखकर जो है सही शौचालय में जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या फिर अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में ऑप्शन ए में दिया है पहले भोजन चूर्ण, इसके बाद जो है ध्वनि उपस्थित की गई थी, ये देखिए ध्वनि होगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। सी विकल्प में दिया है भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आप लोग उत्तर करेंगे। देखिए, घंटे की आवाज़ से तो पेट भरेगा नहीं। जब भोजन पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो कुत्ता भला लार क्यों टपकाएगा। और देखिए, भूख तो जो है भोजन से मिटेगी, घंटे की आवाज़ से तो देखिए भूख मिटेगी नहीं। हमको आदत जो है लार टपकाने की किस पर डालनी है? घंटे की आवाज़ पर। इसलिए पहले घंटे की आवाज़ प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वह जो है न्यूट्रल उद्दीपक है, कुत्ता उसके बारे में नहीं जानता। इसे भोजन से जोड़कर जो है लार टपकाई गई है, इसलिए यह जो है अनुकूलित उद्दीपक है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण जो है प्रस्तुत किया गया था। बी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन अनुबंधन को कहा जाता है नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलाव के अनुबंधन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप लोग करेंगे। इनमें से कोई नहीं देखिए हमारा उत्तर नहीं होगा। और देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यह नाम है स्किनर के सिद्धांत का। अब आपको बताना है कि प्राचीन अनुबंधन जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए, दुनिया का सबसे प्राचीन अनुबंधन दिया पावलाव साहब ने, जिन्हें 1904 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जो नैमित्तिक अनुबंधन है वही क्रिया प्रसूत अनुबंधन है और यह नाम है स्किनर के सिद्धांत का। तो ए और बी जो है हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। पावलाव के अनुबंधन को कहा जाता है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी जो है कहा जाता है। और 1904 में जो है पावलाव को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि रशिया के मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
क्रियात्मक अनुबंधन किसकी देन माना जाता है? थार्नडाइक को, पावलोव को, स्किनर को या इनमें से कोई नहीं? देखिए, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर महोदय ने, जिन्होंने कि थार्नडाइक के यसार सिद्धांत को देखिए उल्टा टांग दिया था और दिया था आरएस का सिद्धांत। तो सी इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलेंगे। थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर जो है विशेष बल नहीं दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर करेंगे आप सभी। थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर जो है विशेष बल नहीं दिया गया है? प्रेरणा पर, अभ्यास पर, समझ पर या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, थार्नडाइक के 3 प्रमुख नियम उन्होंने दिए। तत्परता का नियम, और देखिए जो तत्परता का नियम है वही प्रेरणा है, और उसके बाद देखिए अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? तो देखिए समझ पर इन्होंने कोई बल नहीं दिया गया है। इसके सिद्धांत का नाम ही है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए बिल्ली जब पिंजरे में घूमती है तो उसका पैर जो है अचानक पड़ता है और पिंजरा जो है खुल जाता है। यहाँ समझ की कोई बात नहीं है, अचानक जो है बिल्ली का पैर पड़ता है और पिंजरा जो है खुल जाता है। तो किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? तो समझ पर कोई बल नहीं दिया गया है। सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा है? और देखिए यह परिभाषा जो है यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी टेट में यह परिभाषा जो है पूछी भी गई है। उत्तर करेंगे आप लोग। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, E.A. पील ने या फिर स्किनर महोदय ने? देखिए, वुडवर्थ की परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है। अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है डालती है, यह जो है वुडवर्थ ने कहा था। और व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है ही अधिगम है, यह कहा था स्किनर ने। डी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। यह परिभाषा जो है स्किनर की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ेंगे। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्किनर, C.H. जुड, टॉलमैन या फिर स्पीयरमैन? देखिए स्पीयरमैन ने दिया है जी कारक का सिद्धांत। जी कारक का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। टॉलमैन को अभी हमने बताया चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। और देखिए C.H. जुड ने दिया है अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और पूछा जाएगा। बी देखिए राइट आंसर होगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? ये समान होगा। चलिए समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? C.H. जुड ने, स्किनर ने, स्पीयरमैन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो देखिए समान तत्वों का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए थॉर्नडाइक जैसे कोई बच्चा जो है विद्यालय जाता है, पहले दिन वह ए और बी 2 अक्षर सीखता है और अगले दिन जो है ए, बी, सी और डी 4 अक्षर जो है सीखता है। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा? समान तत्वों का सिद्धांत क्या कहता है कि स्थानांतरण सिर्फ वहीं तक होगा जो दोनों में जो है समान होगा या कॉमन होगा। तो स्थानांतरण कहाँ तक होगा? ए और बी तक। और समान तत्वों का यह सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। निम्न में सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं? निम्न में सीखने के पठार के निराकरण के उपाय कौन कौन से हैं? शिक्षण विधि, विश्राम की अवस्था,
प्रेरणा में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। देखिए अगर पठार बन रहा है तो देखिए बदल दीजिए शिक्षण विधि, और अगर आप बहुत थके हैं तो देखिए विश्राम की आवश्यकता है। और प्रेरणा में परिवर्तन अर्थात उपयुक्त सभी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? देखिए आसान प्रश्न है आपके लिए, आपको मालूम होना चाहिए। सीखने के जो है 4 वक्र हैं, सरल वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। कितने प्रकार के वक्र होते हैं? तो 4 प्रकार के। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम क्या होगा? चलिए निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का जो है सही क्रम क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए में दिया है प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता। बी में दिया है चालन, आवश्यकता, प्रोत्साहन। सी ऑप्शन में दिया है आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन। और डी में दिया है आवश्यकता, प्रोत्साहन और फिर चालन। देखिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं है वह चीज़ भला हमें कैसे प्रेरित करेगी? तो देखिए अभिप्रेरणा में सबसे पहले देखिए आवश्यकता आएगा, क्योंकि किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होगी तभी हम कोई जो है प्रतिक्रिया करेंगे। तो देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं है वह चीज़ भला हमें कैसे प्रेरित कर सकती है। देखिए अगर आपको आवश्यकता ना हो तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आवश्यकता देखिए यहाँ पर हो जाएगा। और भगाता हमें कौन है? चालन, भूख। और प्रोत्साहन क्या है? पानी। मतलब भूख किससे मिटेगी? पानी से। और पानी क्या है? प्रोत्साहन। आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन। सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आवश्यकता, उसके बाद चालन, भूख जो हमें भगाती है, और पानी क्या है? प्रोत्साहन, जिससे हमें जो है जिससे हमारी प्यास बुझती है, हमें तृप्ति महसूस होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए डी नहीं होगा, ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? वॉटसन, थॉर्नडाइक, एबिंगहॉस या फिर स्किनर? देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वॉटसन, उत्तर नहीं होगा। और देखिए थॉर्नडाइक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। आपसे अधिगम मनोविज्ञान के जनक पूछा है तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं हर्मन एबिंगहॉस। सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री नो सेंस सिलेबस की रचना की? चलिए किसने जो है निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, आपसे यह पूछा है। विलियम जेम्स ने, बुंट ने, स्किनर ने, एबिंगहॉस ने? चलिए तो इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर, हर्मन एबिंगहॉस ने। देखिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया हर्मन एबिंगहॉस ने। उन्होंने कहा निरर्थक शब्दों से भी जो है अधिगम की शुरुआत होती है। जैसे आप देखते हैं कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है बुक में या ज़मीन में इस प्रकार से लिखता है और कहता है कि यह गाय है, यह बछड़ा है, या कोयल है, तोता है। एक्चुअली आप सभी जानते हैं ना यह कोयल है ना तोता है। यह जो है शुरुआती अधिगम होते हैं बच्चों के। हम और आपने कुछ इसी प्रकार से जो है अधिगम किया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव, साइमन बिने, चॉम्स्की या फिर मैस्लो? आप सभी जानते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। भाषा विकास से संबंधित हैं चॉम्स्की, आपने नाम सुना होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था,
मूर्त संक्रिय अवस्था या फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था। चलिए तीसरी अवस्था पूछा है, तो देखिए तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिय अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।